नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वक्त गुजरता जा रहा है और हर गुजरते हुए घंटे के साथ ईरान के हमले अमेरिका और इजराइल पर तेज होते जा रहे हैं। ईरान ने एक के बाद एक लहरों में बांट दिया, पहली लहर, दूसरी लहर। वो लहर के हिसाब से एक साथ जब मिसाइलें दागता है तो उसको एक लहर बताता है। अब 22वीं लहर आई है, 22वीं लहर। ईरान के राष्ट्रपति ने चेता दिया था कि दुनिया ने जिन मिसाइलों को नहीं देखा है, अब वो मिसाइलें आएंगी। अब तक तो हमारा पुराना स्टॉक था, नया स्टॉक अब खुलेगा, कुछ ही घंटों के भीतर खुलेगा। और लोगों ने शायद लाइटली लिया कि ये मसूद पजिस्कियान क्या बोल रहे हैं, कौन सा नया स्टॉक खोलेंगे। लेकिन कुछ ही घंटे नहीं बीते होंगे, बमुश्किल 2 घंटे बीते होंगे, वो नया स्टॉक खुल गया। इजराइल के ऊपर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात कर दी ईरान ने। साथ ही कतर से लेके बहरीन तक, कुवैत के जो है बेस वो तो खत्म हो गए हैं, यूज में है नहीं। कतर और बहरीन इसको फिर टारगेट किया। कतर में अल उदैद बिल्कुल खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया है। और बहरीन में अब सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है देश की, उसको जला दिया है। वो धू-धू करके जल रहा है। कतर, बहरीन में अमेरिका के बेस तबाह हो चुके हैं। भाव को ले आइए, शॉर्ट वीडियो में ही सारा अपडेट अब तक का जो है वो सब हम आपको दिखा दें। स्वागत है भाऊ। भैया दिखाइए जरा, सबसे पहले शुरुआत ही कीजिए ट्वीट से जो खबर आई थी। ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान, उन्होंने क्या बोला था, कोट अनकोट, वी हैव एंटर्ड ए न्यू फेज ऑफ द वॉर। Tehran has finished its stockpile of old missiles, and now the true technology of the Islamic Republic will be revealed. From now on, Khyber second 4 missiles will be launched towards the Gulf and the Middle East. ये खैबर सेकंड तो पहले दागा था, लेकिन 4 नहीं दागा था। And intensively towards Israel and the American forces deployed in the region. Everyone who has chosen to stand against Iran will bear the consequences in the coming hours. आने वाले घंटों में। और उसके बाद क्या हुआ, लाइए जरा हेडलाइन भास्कर की। ईरान ने 22वीं बार इजराइल पर मिसाइलें दागी। कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी हमला ड्रोन से। वो ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन होते हैं, खुद को भी खत्म कर देते हैं, उन आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस बिल्कुल फिनिश करीब करीब हो चुका है। मतलब अब वो नॉन फंक्शनल, उसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। बहरीन में 5th फ्लीट तबाह। बहरीन के सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी तबाह। कतर में अल उदैद को भारी नुकसान। और इसके अलावा यूएई में जो है वाणिज्यिक दूतावास, वो तबाह। रियाद में सऊदी अरब में सीआईए का दफ्तर, वो तबाह। अरामको, दुनिया की नंबर 1 ऑयल कंपनी, वो तबाह, वहां धू धू करके जल रहा। यूएई में जो सबसे बड़ा बंकरिंग, जहां पर ऑयल बंकरिंग होती है, फुजैरा, कल भी हमने दिखाया था कि 48 घंटे से वो जल ही रहा है फुजैरा। बड़ी बात यह है जो हम इसमें आपको दिखाएंगे, इजराइल जो है, अमेरिका में तो खबरें छप रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स या सीएनएन, खासकर सीएनएन चुभा हुआ है ट्रंप के आंखों में। वो तो प्रेस के सामने ही बोल दिया कैरोलिना लेविट ने। लेकिन इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप मीडिया पर लगा दी गई है, मिलिट्री सेंसरशिप, जिसमें अब कोई भी फुटेज, वहां पर जो तबाही है उसका कोई फुटेज अगर कोई शेयर करता है तो 5 साल की सजा है। कुछ एक पत्रकार हैं, वो वीडियो भी हम चला देते हैं, लेकिन वो ऐसे पत्रकार हैं कि वो कहते हैं ना कि वो किसी भी कंडीशन में वो बीच में कह देते हैं कि हमारी सरकार देखिए मोदी जी कितने महान है, इसलिए नहीं तो एक आध ऐसे पत्रकार हैं, कथित पत्रकार हैं,
वो ऐसे ऐसे चैनलों में मतलब लाइसेंस और इस टाइप का कारोबार वाले हैं, नाम नहीं लेना उचित है, उन सबका नाम भी लेना बड़ा करना है। वो सब भी मोदी के विजिट के समय गए थे। ऐसे ही लोग तो आजकल पत्रकारिता कर रहे हैं, मोदी के विजिट में गए थे। तो वो लौटे हैं, उनका वीडियो मैंने देखा कि वीडियो अपना सोशल मीडिया पर डाल रखा है किसी के साथ कि भाई शूट कर लो मेरा, डाल दो। तो वो बता रहे हैं कि मौतों की, अब ये इजराइल की दोस्ती मोदी की तारीफ करते करते सारी पोल खोल दी कि एक एक घर में जहां पर एक कैजुअलिटी बताया, हमने आंखों से देखा कि वहां पर कोई बचा ही नहीं है इजराइल में। पूरा का पूरा 2 घर या 3 मकान में कोई नहीं बचा, सारे लोग मारे गए हैं। ये कंडीशन वहां से लौटे हुए गोदी बता रहे हैं। पत्रकार उनको नहीं कहें, गोदी कहें, वो बता रहे हैं। वो वीडियो में बकायदे बताया हुआ है उसने कि पूरा भयंकर तबाही है। यहाँ तक कि सायरन भी कई बार नहीं बजता है, सीधे धूम 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 बम फटने लगते हैं, मिसाइलें फटने लगती हैं। सायरन भी कई बार फेल कर जा रहा है। बंकर में वो कह रहा है कि 100 फीट नीचे बंकर, बंकर में भी एक अटैक में बंकर में जितने लोग थे सब मर गए। अब वो झूठ सही जो भी बोल रहा हो, हालांकि ये गोदियों का पता नहीं, कहीं हर जगह सनसनी फैलाने में रहते हैं, तो पता नहीं कितना सही बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत इजराइल की है। अब जो है, जो 22वीं लहर है, उस 22वीं लहर का विजुअल जारी किया है। अच्छा, दूसरी बात, सीएनएन में भाव भी दिखाऊंगा आपको फोटोग्राफ्स, विजुअल दिखाने में थोड़ा लगता है कहीं कॉपीराइट का इशू ना हो, हालांकि छोटी क्लिप्स हैं। सीएनएन के रिपोर्टर को इजराइल में उसको मना कर दिया गया कि कुछ भी शूट नहीं करोगे। फिर वो ईरान में गया और उसने बताया है कि ईरान सरकार ने उसको जो है पत्रकारिता के लिए वीजा दिया, अंदर लिया और कहा जो दिखाना है दिखाओ, कोई आप पर मॉनिटरिंग और कोई सेंसरशिप नहीं है। जहां आपको जाना है विजिट करो, युद्ध का माहौल है, उसमें ध्यान रखना, बाकी जहां जाओ जो जो तुमको दिखे वो दिखाओ दुनिया। तो उसने सब दिखाया, उस पे आएंगे आगे चर्चा में। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं भैया, दिखाइए जरा जो ईरान ने जारी किया है 22वीं खेप जो दागी है, उसकी झलक उसने दिखाई। ये खुर्रम शहर 4 एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के और फिर आ रही है। और खुर्रम शहर 4 के बारे में ईरान की एक जो है वहां के जो आर्मी का के कुछ लोग आ रहे हैं ब्रीफिंग में, वीडियो जिनके आ रहे हैं, उसने बताया है कि एक मिसाइल, अब कौन सी तकनीकी है वो हम लोग को नहीं जानकारी है, मोदी जी को हो सकता है वो जानकारी। एक मिसाइल 80 ठिकानों को टारगेट करती है, 80। उसने यही कहा कि हम 1000 दागेंगे खुर्रमशहर 4, और 1000 दागेंगे तो 1000 गुणे 80 आप कर लीजिए। एक मिसाइल 80 ठिकाने, 80,000। कहा कि 80,000 उसके ठिकाने। बाद का आप जोड़ घटाना कर लीजिए कि कौन कितना सुरक्षित है। अब इजराइल के लोग अपना सोच लें और इजराइल और अमेरिका सोच लें। ये लॉन्चिंग का पूरा क्लिप ये ऑफिशियली जारी किया है ईरान ने, जब ये खुर्रम शहर 4 की लॉन्च पे जो है दागना शुरू किया। चलिए, अगर हो गया हो तो हटा दीजिए विजुअल को, क्योंकि इसमें पूरा वही है, उनकी लॉन्चिंग दिखा रहे हैं, वो अपनी तकनीकी को भी दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं कि देखो कैसे लॉन्चिंग हो रही है। अब जरा आगे चलते हैं, अगले विजुअल पर, अगले खबर पे आइए। एक साथ 2-3 दिखा करके तब भाव के पास चलते हैं। ये बहरीन देखिए, ये बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट किया है। और ये तो ब्लैक एंड व्हाइट, आग की वजह से ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है, तो इसकी इंटेंसिटी शायद विजुअल से बहुत क्लियर ना हो ब्लैक एंड व्हाइट करने की वजह से। जो एक्चुअल फुटेज है कलर्ड, उसमें भयंकर भयंकर आग है, चारों तरफ आग और धुआं, यही है उस पूरे बेस पर। अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आईपीएल वगैरह में आप लोग भोजपुरी और देसी कमेंट्री सुन रहे हैं, इस युद्ध के माहौल में भी कुछ ऐसे वीडियो आ जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन जो है ना
खाड़ी में बहुत हैं, लेबर वगैरह बहुत हैं। उन्होंने ये कत्ल संभवतः कत्ल से, क्योंकि लोकेशन बहुत क्लियर नहीं हो रही है, जरा ऑडियो के साथ चलाइएगा, ऑडियो के साथ, कि वो वहां से लाइव मतलब कमेंट्री कर रहा है विजुअल के साथ, वहां पे जो भारतीय मौजूद है। चलाइए। ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है ये। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया बहुत तेरी की पूरा रूम हिल रहा है भाई। ये देखो इधर मार दिया भाई, हम लोगों की जान इधर समझ लो खतरा में है। और हम लोग अभी जहाँ हैं पता नहीं बच पाएंगे या नहीं, अभी पूरा जंग छेड़ चुका है। ये देखो ये है अमेरिका का बेस और ईरान मार रहा है इसको। ठीक है, ईरान इसको मार रहा है, ये देख रहे हो, ईरान अभी मार रहा है इसको। ए चाचा इधर ध्यान देना, नीचे कहाँ गिरा? अरे बाप रे बाप, मार दिया रे भाई। चाचा इधर ध्यान देना, ऊपर में जहाँ हम लोग खड़े हैं ध्यान देना, इधर से नहीं गिर जाए। हम लोग यहाँ से भागे। ये देख लो भाई, ये जा रहा है। ये तेरी की, ये तो नहीं रुक पाएगा, कितना भी रोक ले इसको मार देगा। भागो यहाँ से चाचा, भागो यहाँ चचा पे रुक गए। ये भारत के लोग हैं। चलिए ऐसे माहौल कई लोगों ने अपील की है आशीष की हाँ। आप कोई ऐसा प्रोग्राम करो कि भारत सरकार को अपील करो कि बहुत लोग खाड़ी में है, उनके जीवन के लिए कुछ सोचा है क्या सरकार ने, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या सरकार ने। तो मैंने बहुत एक दो बार किसी का फोन आया, और एक केरल से मेरे जानकार है, वो इतनी बार मतलब दिन में 10 फोन करते थे। तो मैंने बोला आपका कुछ नहीं हो सकता, गुस्से में मैंने कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, और मेरे प्रोग्राम करने से कोई भारत सरकार जगेगी ऐसा लगता है आपको? तो बोला हमको क्या करना चाहिए? मैं आप अपना नाम अडानी कर दीजिए, आप नायर है, आप अडानी कर लीजिए। बोले उससे क्या होगा? मतलब जैसे ही आप अडानी होंगे भारत सरकार तुरंत आपकी सेवा में आ जाएगी। आज खाड़ी के देशों में, पूरे मिडिल ईस्ट में जितने 14 कंट्रीज है, लाखों की तादाद में भारतीय बसे हैं। 1 करोड़। केरल की इकोनॉमी एक समय पेट्रो डॉलर पे चलती थी, उसको पेट्रो डॉलर कहते थे। खाड़ी के देशों से आने वाला पैसा, उस पे चलती थी इकोनॉमी, टूरिज्म बाद में आया। तो आज वो लोग, उन्हें समझ में नहीं आता क्या किया कि जाए, मतलब कहां किसको कहें, कोई सुनवाई नहीं। और यहाँ माँ बाप रोज मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं कि भाई कैसा भी करके हमारा परिवार सेफ रहे। अब खाड़ी के, चलो ये तो बाहर से गए हुए लोग हैं, वहां के लोग इतने चिंतित है, वहां के शासक चिंतित है, वो एक दूसरे को फोन करके बोल रहे हैं कि भाई जरा देखना ईरान को छेड़ना मत, अभी बहुत बौखलाया हुआ मामला। और इसका कोई मतलब इलाज नहीं है। अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, इस बात की गारंटी अभी सभी को हो गई है। वो अपनी एम्बेसी नहीं बचा पा रहे, अपने कंपनियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने सीबीआई का हेडक्वार्टर नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, अपने जहाज नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। अब्राहिम पीछे चला गया। कई लोग ये कहते हैं कि खबरें नहीं मिल रही है, क्योंकि टीवी पे आप देखते हो तो वो रोज ईरान को ऐसा बता रहे हैं कि ईरान में अब सिर्फ भूत ही लड़ रहे हैं, आदमी तो खत्म हो गए वहां पे। गजब की रिपोर्टिंग हो रही देश में। आज एक मुझे अंधभक्त ने कहा, जो अंधभक्त था, वो जब भी मिलता था तो यही बात करता था कॉर्पोरेट सेक्टर से। आज उसने कहा कि आज मैं वाकई लज्जित हूं, मैं लज्जित हूं इन चैनलों से। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोला 30 दिन की परमिशन कोई हमको दे रहा है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है भारत की, हम गुलाम बन चुके हैं। तो मतलब फिर चैनलों को क्यों गाली दे रहे हो? ये चैनलों को सेलिब्रेशन जो करवा रहा है उसको बोलो ना आपका को। बोले बस अशोक जी उनके बारे में क्या बोले। अब हम यही कह सकते थे कि अभी तक जो हमने समर्थन किया इसके लिए हम पापी हैं, वी हैव डन द सिन। समर्थन देके अब लग रहा है हमको
कि आप लोग सही थे। मतलब हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी थोड़ी है। हम आज भी अटल जी और खुशाबू ठाकरे की नाम लेते हैं और नाम जपते हैं उनका। आज भी हम सुषमा स्वराज जी का नाम लेते हैं, गोविंदाचार्य का नाम लेते हैं। थे सिकंदर बख्श जैसे लोग थे पार्टी में, ऐसा नहीं था पार्टी नहीं थी। ये भाजपा भी नहीं है जो वर्तमान में हो रहा है। ये शुद्ध रूप से किसी की एक की ठरक है और उसके लिए देश पूरा स्टेक पे लगा हुआ है। स्टेक पे लगा क्या, सब खत्म कर दिया खत्म कर ईरान दिया को, है। जो आप कहते हैं ना, इसीलिए ये मैं अभी कहा था, आपने चर्चा उस पर छेड़ी थी कि ईरान हमारे यहाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हम जिस एजेंसी के विजुअल्स चलाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ईरान का पक्ष बिल्कुल ब्लॉक करके रखा गया है। सोचिए हम कौन से देश हैं, हम उपनिवेश हैं, हम उन सबके कृपा पर जीवित हैं, पूरी तरह से ब्लॉक है। नेतन्याहू, अच्छा इजराइल का कोई विजुअल नहीं चलाना, नेतन्याहू की जो मतलब सीक्रेट मीटिंग्स हो रही है ना, वो फुटेज ऑफिशियली भारत में आता है और वो चलाया जाता है और एजेंसी भी वो फुटेज देती है। कितनी बड़ी एजेंसियां भी, चाहे वो एनआई हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे क्या आईएनएस हो, करो, क्या करो, वही वो भी बंधुआ मजदूर बन चुकी है भाई। सब 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 उनको सरवाइव करना है। आपको दिखाता हूं मैं, जरा लाइए भैया, दिखाइए सीएनएन। सीएनएन मैंने बताया पूरा पूरा उसने ब्रीफ किया है, पूरे ये तो लंबा वो है। ईरान के तेहरान से सीएनएन की ग्राउंड रिपोर्ट, वहां के हालात सामान्य है। सीएनएन उन चंद ग्लोबल मीडिया हाउस में है जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, सीएनएन के पत्रकारों की यह रिपोर्ट इजराइल की पाखंडता उजागर करती है। हम ईरान गए और वहां की सरकार ने हमें जमीन से जो चाहे दिखाने की अनुमति दी, लेकिन इजराइल सरकार के साथ ऐसा नहीं है। ये कोट अनकोट जो उस रिपोर्ट में बताया रिपोर्टर ने। ये पूरी रिपोर्ट लंबी रिपोर्ट है, इसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इस पूरे का मैं सार बता दूं, इजराइल में तो बिल्कुल, इजराइल में ऑफिशियली बताऊं, ये रिपोर्ट वहां से मैंने रिपोर्टिंग देखी है निकलते समय, या वहां से कुछ लोगों ने इंटरनल जो वीडियो बना के डाला है कि अब हम यहाँ से कुछ भी नहीं डाल सकते। और वो इम्पैक्ट मैं वैसे भी समझ सकता हूं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार बता रहा था कि कुछ भारत के रिपोर्टर हैं, वो गोदी मीडिया की प्रतिबद्धताओं के बावजूद वहां से कम अपने टाइमलाइन पर तो वहां के एक्चुअल हालात बता ही देते हैं एक आध वीडियो डाल करके। उनके भी टाइमलाइन पर वीडियोज बंद हो चुके हैं, जो वहां मौजूद हैं उन्होंने भी बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर मिलिट्री ये जो है वो लगा दिया गया है, सेंसरशिप, सेंसरशिप। मिलिट्री सेंसरशिप हाँ, लगी है। मिलिट्री सेंसरशिप होता है, एक सिविलियन ये वाला होता क्यों? है, सिविल, अमेरिका उसमें में, अमेरिका में कल सवाल पूछा सीएनएन वालों ने हाँ, कि अमेरिका में जो शहीद होके लोग आ रहे हैं उनका फ्यूनरल हम क्यों कवर नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस ने मना किया। कहा ट्रम्प को आप लोग बुरा दिखाते हो इसलिए बताओ। प्रेसिडेंट को बुरा दिखाते हो। अब प्रेसिडेंट को अच्छा दिखाएं तो सारे जगह फिर सबसे तेज चैनल खुलवा दिया जाए। वहां पर वो ईरान में जाता है रिपोर्टर सीएनएन का, और ईरान में खुल करके रिपोर्टिंग करता है। वो एक हाथ में कॉफी लेते हुए और घूमते टहलते बता रहा है कि, बताया जा रहा है कि ईरान में हालात भयावह है और वीरान हो चुका है ईरान। लेकिन ईरान वीरान नहीं हुआ है, यहाँ पर सारी दुकानें खुली हैं, चाय कॉफी के स्टॉल्स खुले हुए हैं, सब्जियों की दुकानें खुली हैं, फ्रूट की दुकानें खुली हैं, और तो और सब्जियों और फ्रूट की दुकानों में फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल है। ये संकेत, ये रिपोर्टिंग जो मतलब यहाँ जैसी पत्रकारिता न करे 1979 और की खबर को ये आज का ये बता ये ईरान, ये ईरान की स्थिति है। ईरान और की। सऊदी में, दुबई में हाँ, 2 दिराम के 2 टमाटर मिल रहे थे 5 दिन पहले, अब शायद हाँ, 2 दिराम का 1 टमाटर हो गया है। ठीक हो गया होगा। वहां पर बताइए ना, ये फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स, ये रिपोर्टर का बताना, जो भी लोग भी मतलब जर्नलिज्म के उसको समझ रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स इसीलिए बताया उसने कि इसका मतलब है कि कोई भी वहां पर जन सामान्य को कोई अवरोध नहीं है। फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन वहां पर बाकायदे आवाजाही वस्तुओं का, जरूरी सामानों का सब कुछ जारी है। और भारत में, और छोड़िए, भारत में गैस इमरजेंसी लागू हो गई है। ये खबर आपने देखी होगी शायद। भारत में
गैस इमरजेंसी में आपको हेडलाइन अभी दिखा देता हूं नहीं जब नहीं, आप हमारे जवाब। भारत में बड़ी अजीब सिस्टम है। हमारे भारत में हमारे नेता मुंह खोल खोल के बोलते हैं चिंता की जरूरत नहीं है, 40 दिन का स्टॉक है, एक जन बोलता 25 दिन का स्टॉक है, एक जन बोलता है 20 दिन का स्टॉक है। और हमारी पेट्रोलियम कंपनियां मैसेज डालती है पेट्रोल पंप को, हे भाई स्टॉक कम हो गया है, बहुत समय ज्यादा बिल्कुल माल का ऑर्डर मत करो, माल नहीं है। फिर उधर रशिया से माल लेने के लिए विदेश मंत्रालय गुहार लगाई जाती है कि हे विदेश मंत्रालय जरा बाप से बोल के थोड़ा सा रशिया से माल दिलवा दो। ये स्थिति है। कटोरा लेके हम घूम रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास माल बहुत पड़ा है। भारत में मैं बता दूं आपको, गैस इमरजेंसी ये लोगों को जानना भी चाहिए। अभी वहां 22वीं लहर है, क्योंकि वहां की लहरों से यहाँ पर भी जो है ज्वार नहीं भाटा आ रहा नहीं, है। वहां के लहर से यहाँ सुनामी आ रही है। हाँ, सुनामी कह सकते हैं, ज्वार भाटा छोटा है। यदि वहां से अमेरिका। पेट्रोल और गैस बंद हो गया तो आप इमेजिन करिए कैसा देश ठप हो जाएगा। हम्म देखिए, सभी कंपनियों को जो खबर है, सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को करनी होगी। सरकारी तेल कंपनियों में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम शामिल है। इसका मकसद कंज्यूमर्स को बिना रुकावट सिलेंडर सप्लाई करना है। भारत में तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया गया है। सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके रसोई गैस इमरजेंसी लगा दी है। राइटर्स की रिपोर्ट आई थी कि गैस सप्लाई, तो राइटर्स की क्या रिपोर्ट है, हमने तो इस पे काफी कार्यक्रम कर लिया है। भारत में एलपीजी कुल खपत, ये देखिए, ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है, तेल कंपनियों के एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश, सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। कुल भारत में खपत जो है वो 33.15 मिलियन मीट्रिक टन है। 33.15 मिलियन मीट्रिक टन। कुल उपभोक्ता भारत में 33.2 करोड़ हैं। और मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है कुल इंपोर्ट का, वो करीब करीब 90% है, 85 से 90% 90%। है। उसमें एक ही देश बहुत जबरदस्त सप्लाई करता है और उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ये स्टोरी हमने की थी, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था हमने। हाँ। कतर के एक और खबर है, कतर के रास लफान स्थित प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया। सुरक्षा के कारणों से कंपनी ने प्रोडक्शन रोक दिया है। एलएनजी का प्रोडक्शन, जो कतर के सबसे सबसे बड़ी एलएनजी प्रोडक्शन की कंपनी थी, उसमें भी वो सब फिलहाल प्रोडक्शन रोक दिया गया है। एलएनजी का प्रोडक्शन रुका। भाऊ, फाइनल 30 सेकंड फाइनल फाइनल कमेंट। कुछ नहीं है। ओरिजिनल स्थिति यही है कि ये युद्ध और गले पड़ा हुआ है। ये युद्ध इजराइल के गले पड़ गया। ये युद्ध जरूरत से ज्यादा अमेरिका के गले पड़ गया है। अमेरिका को ये अभी इतनी भ्रमिक स्थिति है, ना छोड़ा जा सकता है, ना ना निगला जा सकता है, ना उगला जा सकता है। ऐसी स्थिति अमेरिका की हो गई है। भारत आज बहुत उत्सव मना रहा है कि 30 दिन का विंडो हमको मिल रहा। शर्म आती है आज ये उत्सव मनाने वाले, और जो कहते हैं इसको मास्टर स्ट्रोक है। जो लोग इसको अचीवमेंट मानते हैं, मैं बता दूं, उनके अपने संस्कार भी गुलामगिरी के हैं। वो गुलामी में पलते हैं और मानसिकता उनकी गुलामी की है। जिन लोगों ने आजाद भारत में जन्म लिया, जिन्होंने स्वतंत्रता देखी है, जिन्होंने देश की सार्वभौमता देखी है, जिसने देश की अस्मिता के प्रति जो देश के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए 30 दिन का विंडो मिलना ये शर्मसार है। हमें 30 दिन का विंडो नहीं, हम जब चाहे तब रशिया से खरीदे, ये कम से कम ऐलान करने की ताकत यदि 56 इंच के सीने में होती तो मजा आता। पता पड़ता है कि 56 इंच का सीना तो है, लेकिन अंदर 6 मिलीमीटर का दिल भी नहीं है शायद। इसीलिए अमेरिका के सामने हम नतमस्तक है। ये युद्ध की छाया भारत पे बहुत बुरी तरह से पड़ेगी। भारत इस युद्ध के चपेट में आने वाला है। इसके लिए जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ मिसाइल गिरे, इसके लिए जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ के बेस यूज हो। इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑयल लाइफ लाइन है, और यदि ऑयल सप्लाई कमजोर हो जाता है, और दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो मिडल ईस्ट के द्वारा जितना भी एक्सपोर्ट जा रहा है, खासकर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आटा, मैदा, वो सब पोर्ट पे पड़ा हुआ है।
700 करोड़ की केले पड़े हुए हैं 1500 से 1800 कंटेनर्स में। वो रमजान के महीने का ऑर्डर था, वो किसान समझ में नहीं आ रहा है इसका पैसा कौन देगा। कल डैमरेज लगेगा किसान पे, किसान बर्बाद, मतलब गोले कहाँ गिर गए हैं और बर्बादी कहाँ हो रही है, इसके जो छींटे हैं कहाँ तक आएंगे। इसलिए मैंने कहा जरूरी नहीं कि अपने पे मिसाइल आए, जरूरी ये है कि हमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी सरकार इसके प्रति कितनी सजग है। जो सरकार अमेरिका के पास अपने आप को गिरवी रख चुकी है, उसको सजग होने के लिए भी वहां से परमिशन लेनी पड़ती है कि मेरे आका, क्या मैं मेरे जनता के लिए कुछ करूं। ये दुर्भाग्य स्थिति, पूर्ण स्थिति है। समझ में नहीं आता कि आजादी की लड़ाई हमने तब लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, हम गौरवान्वित हो रहे थे कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया, लेकिन क्या हम आजाद भारत में ही रहेंगे या ये गुलाम भारत में हमारी मौत होगी। ये अंधकार में भविष्य के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, अब इसमें बहुत सोचिए मत। जरूरी नहीं है कि दस्तावेज पे दस्तखत हो तभी गुलामी हो। अब इससे ज्यादा क्या होगी जब 30 दिन के लिए हमको कोई छूट दे रहा है 142 करोड़ 43 करोड़ के देश को, और हम जश्न मना रहे हैं। तो अब तो हम लोग को गुलामी में ही, अगर हो सकता है गुलामी से मुक्ति हो जाए, ये इतने बड़े जो मजा ले रहे हैं भाई साहब, इनसे मुक्ति मिल जाए तो हो सकता है आजाद हवा में सांस, आखिरी सांस ले आदमी। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर अपडेट लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।